जी भाटी जी। तो मैं आपको ये बता रहा था हम्म। मैं ये आपको ये बता रहा था कि भाई राजपूत निसंदेह एक शक्तिशाली जाति के रूप में उभरे। हम्म। और उसके बाद में जैसे यहाँ मुगल आए हम्म। या बाद में ब्रिटिशर्स आए, हम्म। तो वो ये बात में समझने में समय नहीं लगा कि भाई बिना राजपूतों की मदद के, हम्म। उनके सहयोग के आप भारत में एक स्थायी साम्राज्य का निर्माण नहीं कर सकते। जी। तो अकबर ने भी हम्म। उनको बड़े बड़े मनसब दिए, हम्म। जागीरदारियाँ दी, हम्म। बड़े बड़े ओहदे दिए हम्म। और इनका सहयोग प्राप्त किया हम्म। और इनका सैन्य सहयोग आवश्यक माना। हम्म। और उसके बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ, हम्म। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इस बात को स्वीकार किया और माना कि भाई बिना राजपूतों के सहयोग के हम भारत में एक स्थायी साम्राज्य नहीं चला सकते। जी। तो सभी ने इनकी बहादुरी को, इनकी देशभक्ति को और इनकी स्वामी भक्ति को, हम्म। मतलब इनके जो इस गुण को सभी ने स्वीकार किया जी। और सभी ने इनका सहयोग भी प्राप्त किया। जी। भाई जो अकबर के समय में राजस्थान है वो सूबा अजमेर कहलाता था। जी। अंग्रेजों ने इसका नाम राजपूताना दिया। जी। उनका इतिहास लिखा जी। कर्नल टॉड ने, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान करके पुस्तक लिखी है 1830 में। और 1818 में इसका नाम राजपूताना इसका दिया गया था जी। लगभग। जी। 1830 में एक पुस्तक आई कर्नल टॉड की और बाद में सेना में राजपूत रेजिमेंट बनाई गई जी। और राजपूताना राइफल्स करके दूसरी रेजिमेंट बनाई गई। जी। तो उन्होंने इनका सहयोग प्राप्त किया। और जहाँ तक जो है गुर्जरों की और राजपूतों की बात है, तो गुर्जर और राजपूतों को जितने भी लोग जानते हैं, उनका भी अध्ययन रहा है और उनका ये मानना रहा है कि भाई सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पे दोनों एक दूसरे के बहुत करीबी हैं। जी। और इसी आधार पर भाई गुर्जरों को या तो जाटों के करीबी माना गया सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर, या राजपूतों के करीब माना गया। तो इसी आधार पर आप देखेंगे जो सेना में रेजिमेंट बनाई जाती है, तो उसमें ये देखा जाता है कि रेजिमेंट के जो सैनिक हैं वो एक ही सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के हों। तो आज भी सेना के अंदर राजपूत रेजिमेंट है, तो उसके अंदर 52% लगभग 51-52% राजपूत हैं, 45% गुर्जर हैं। फाइटिंग कंपनियां दोनों की लगभग बराबर हैं। नॉन फाइटिंग कंपनियों में अन्य जातियों के लोग हैं, बंगाली भी हैं। तो राजपूत और गुर्जर तो आज भी मतलब जो है एक ही रेजिमेंट के अंदर भारत माँ की सेवा कर रहे हैं। जी। और दूसरी बात ये, परंपरागत रूप से मतलब उत्तर भारत में प्रभुत्वशाली जातियां मानी गई 4, जी। और उन्हें अजगर का नाम दिया गया, अहीर, जाट, गुर्जर, राजपूत। जी। वहाँ भी इन्हें एक साथ करके देखा गया। जी। अंग्रेजों ने जब 1891 में पहली बार मार्शल रेस के आधार को लेकर के भारत में जनगणना की, तो यहाँ पे जो करीब 16 जातियों को जो है मार्शल मिलिट्री एंड डोमिनेंट कास्ट डिक्लेयर किया उन्होंने। जी। तो उसमें सबसे नंबर 1 पे राजपूत को रखा, नंबर 2 पे जाट को रखा, नंबर 3 पे गुर्जर को रखा गया, नंबर 4 पे आपके जो है मराठा को रखा गया। तो इस प्रकार से मतलब कहीं भी आप देखेंगे तो ये समाज राजपूतों को, गुर्जरों को, जाटों को, इनको तो क्लब करके देखता रहा है, हीरो को क्लब करके देखता रहा है। जी। और कहीं ना ये बात सही है कि भाई राजपूतों के रजवाड़े बचे रहे लंबे समय तक। उनके पास में आज ज़्यादा आप कहेंगे तो गढ़ी, किले ये सब दिखाई देंगे। लेकिन जहाँ तक जो है सैन्य गति की बात है और शासक होने की बात है, इतिहास की बात है, तो उसमें मतलब आप देखेंगे गुर्जर भी शासक रहे हैं, जाट भी शासक रहे हैं, अभीर भी शासक रहे हैं और अन्य जातियों में शासक रहे हैं, भील भी रहे हैं। जी। यहाँ तक कि गोंड आदिवासी हैं वो भी शासक रहे हैं। जी। और मैं तो समझता हूँ देश में अधिकांशतः जितनी भी आज बड़ी किसान कौमें हैं, वो कभी न कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर